मित्रों हर साल 3 प्रश्न लगभग आ जाते हैं अवार्ड वगैरह से, पुरस्कार वगैरह से किसी न किसी रूप में, नोबेल और वो सब मिलाकर। हर 1-2 साल पे नोबेल पूछ लेता है, या तो फिर आइंस्टीन को कितनी बार मिला और किस पे मिला ये पूछ लेता है। ऑलरेडी मैंने बता दिया कि शोध श्रृंखला कर रहा हूँ मैं करंट अफेयर का, और 70-75% करंट अफेयर लगभग आ जाएंगे अपने ही प्रयासों से। तो नोबेल पुरस्कार पहला ऐसा टाइप है इन अवार्ड्स में। 2021 में उसने पूछा कि किसे पीस प्राइज मिला है नोबेल का, 2020 में। 2019 में उसने पूछा कि नोबेल जो अर्थशास्त्र का पुरस्कार है किसी महिला को दूसरी बार दिया गया, तो पहली वाली कौन थी, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था। ऐसे 2016 में इसने फिजिक्स नोबेल के बारे में पूछा, कहाँ के निवासी हैं। 2012 में भी कुछ ऐसा ही पूछा उसने कि किस एरिया में दिया गया है। तो मित्रों जो इस बार नोबेल के प्राइज़ दिए गए उसमें से फिजिक्स का देख लेते हैं सबसे पहले। और जिस तरीके से कर रहा हूँ आपको पेरिफेरल भी जानकारियाँ हो जाएंगी, तो कुछ भी दाएँ बाएँ सवाल पूछेगा तो आप परेशान होइएगा मत। ये शोध श्रृंखला है मित्रों, और मेरे बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि मेरे परफॉर्मेंस को, मेरी जर्नी को। तो सीधे शुरू करते हैं। फिजिक्स नोबेल जो है वो दिया गया है 3 लोगों को। एक तो हैं पियरे एगस्टिनी, दूसरे हैं फेरेंस क्राउज और एनियल हिलियर, ठीक है। और ये देखिए इनकी फ़ोटो, ये 3 लोग हैं, 3 महोदय। और मित्रों किस लिए दिया गया है, तो इनको दिया गया है संयुक्त रूप से पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता, यानी कि ऑटो सेकंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स। अभी आपने सुना होगा, आपको कुछ समझा नहीं होगा, मैं बता देता हूँ क्या होता है। पहली चीज़ तो समझ लो ऑटो सेकंड क्या होता है। थोड़ा सा नॉइज पीछे आ रहा है गणेश पूजा का, अवॉइड करना। यूनिट ऑफ टाइम होता है एक्चुअली मित्रों। एक ऑटो सेकंड में लगभग 10 का पावर -18 सेकंड होता है, ठीक है। तो ये अगर इसको मैं और ही प्रैक्टिकल भाषा में बताऊं, तो ये जो हमारा कॉस्मॉस ब्रह्मांड है ना, 1 सेकंड उसका जितना बड़ा हिस्सा है, लगभग ये ऑटो सेकंड 1 सेकंड का उतना हिस्सा है, ठीक है। गॉट इट। एक उदाहरण के तौर पे बताऊं कि अभी कोई तेज मूविंग कार जा रही हो और सीसीटीवी उसको कैप्चर नहीं कर पाता, कुछ उसके हाथ नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसको 1 सेकंड नहीं मिलते हैं कैप्चर करने के लिए, बल्कि कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मिलते हैं। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जब वो कैप्चर नहीं कर पा रहा है इमेज, तो सोचो ऑटो सेकंड जो 10 टू द पावर -18 सेकंड है, इतना फास्ट अगर मूविंग कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसकी इमेज कैसे लेगा, उसकी फोटो कैसे लेगा। तो अगर इतना मूविंग ऑब्जेक्ट कोई है तो उसकी इमेज नहीं ले पाएगा, तो उसके बारे में कोई रेमेडी, उसके बारे में कोई काम नहीं हो सकता। तो इलेक्ट्रॉन वगैरह मित्रों बहुत तेज मोशन करते हैं, और आजकल आप जानते ही हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन की गति अगर हम या इलेक्ट्रॉन की गति से कोई चीज़ मोशन कर रही है, मूव कर रही है, अगर हम उसका इमेज ले पाएंगे तो हम काफ़ी कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। इमेजिंग में हेल्प अगर मिल जाएगी, जैसे कि कैंसर वगैरह जब होता है तो हम चूंकि ठीक से इमेजिंग नहीं कर पाते हैं शुरुआत में, तो अर्ली कैंसर डिटेक्शन नहीं हो पाता है। इसके एप्लीकेशंस को भी मैंने डाल दिया है कि आने वाले समय में मेडिकल डायग्नोसिस में और लंग कैंसर वगैरह में आसानी से इसका पता चल सकता है, अगर ये जो ऑटो सेकंड वाला जो प्रयोग है अगर ये ठीक से इम्प्लीमेंट हो पाता है। तो ऑटो सेकंड को हम ऑटो सेकंड फिजिक्स में पढ़ते हैं। ऑटो सेकंड फिजिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की, जो बहुत लाइट मैटर इंट्रैक्शन, जहाँ पे फोटॉन पल्स बहुत तेज गति से कोई डायनेमिक प्रोसेस हो रहा हो, बहुत तेजी के साथ मूव कर रहा हो, तो उसका एक अनप्रेसिडेंटेड टाइम रिजोल्यूशन, यानी कि फ्रिक्शन ऑफ सेकंड तो छोड़ ही दीजिए, मतलब 10 टू द पावर -18 सेकंड तक अगर भी कोई मूव कर रहा है तो उसकी भी हम इमेजिंग कर पाएंगे। तो ये क्रांति लाने वाली है मेडिकल साइंस वगैरह की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, अगर ये आता है प्रैक्टिकली। तो केमिस्ट्री में दिया गया क्वांटम डॉट के लिए, उसकी सिंथेसिस और डिस्कवरी के लिए इन 3 लोगों को, इनके नाम हैं मोंगई डी जी बॉन्डी, लुइस सी ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमो, ठीक है। तो ये तीनों सज्जन हैं मित्रों। क्वांटम डॉट पे अगर सवाल पूछ ले, बहुत घुस के नहीं पूछेगा, यूपीपीसीएस की इतनी औकात नहीं है, वो नाम पूछ करके तशरीफ कर लेता है, बट फिर भी अगर कर ले तो आपको तो कम से कम पता तो होना चाहिए, अवेयर सिटीजन के नाते, अवेयर स्टूडेंट के नाते। क्वांटम डॉट बहुत छोटे नैनो साइज के पार्टिकल होते हैं, जिनकी यूनिक ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज होती है। छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली इंसान बना लेता है उसको। अभी कैसे है ना, बहुत बड़े बड़े जो पार्टिकल होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, कोई लाइट आई, कुछ एमिट किया, कुछ एब्जॉर्ब किया, एक पर्टिकुलर कलर में किया। जब बहुत छोटे छोटे फाइन डॉट्स होंगे, तो इन पे जब आप यूवी लाइट डालोगे ना मित्रों, तो एक बहुत स्पेशल, बहुत अलग रंग की ये लाइट एमिट करेंगे। अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं अवार्ड वगैरह, फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं, बट ऐसे समझ लो कितने फाइन पार्टिकल्स हैं, नैनो साइज के इतने पार्टिकल हैं कि फिर ये लाइट की जो प्रॉपर्टी है एमिशन की, वो बदल जाती है, और बहुत फाइन और बहुत शानदार कलर ये फिर एमिट करते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा, पहले एलसीडी था, फिर एलईडी आया, और अभी 4K वगैरह चल रहा है।
तो इससे टीवी वगैरह की दुनिया में अगर इनका इस्तेमाल करेंगे हम, नैनो डॉट्स का, क्वांटम डॉट का, तो इससे क्या होगा कि बहुत ही शानदार कलर आपको दिखाई देगा और बहुत अच्छा रेजोल्यूशन दिखाई देगा। तो इससे थोड़ा सा मनोरंजन की दुनिया, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट की दुनिया, कलरफुल दुनिया थोड़ी सी बढ़ सकती है। ठीक है ना मित्रों, ये थोड़ा सा मैंने कर दिया है कि साइज को कंट्रोल करेंगे, छोटा करेंगे तो स्पेसिफिक वेवलेंथ की कलर एमिट हो पाएगी, ऐसा कलर हम एमिट करवा पाएंगे उससे। ठीक है ना मित्रों, ये देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा, इंफॉर्मेशन स्टोरेज, फोटोनिक्स वगैरह में इसका उपयोग हो सकता है। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नोबेल प्राइज लिटरेचर में दिया गया मित्रों, किसे दिया गया, नॉर्वे के लेखक और नाटककार जॉन फॉसे को, उनके बहुत इनोवेटिव और नए तरीके से, जो आज तक लोगों ने जिस पर बात नहीं की, ऐसे प्रोज के लिए दिया गया और नाटकों के लिए, ड्रामा के लिए दिया गया। ये हैं अपने लिटरेचर के पुरस्कार विजेता नॉर्वे के लेखक। नोबेल पीस प्राइज 2023 का काफ़ी इंपॉर्टेंट है मित्रों। क्यों? क्योंकि ईरान में आपको पता ही होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन जब से हुआ, जब से वहाँ जो क्या कहेंगे थियोक्रेसी आई, धार्मिक सत्ता आई, उसके बाद से वहाँ पे स्वतंत्रता, महिलाओं की स्वतंत्रता, वहाँ पे फ्रीडम काफ़ी छिन गई। और उसमें एक लड़की थी जिसने बहुत ज़्यादा पर्दा प्रथा और बंदिशों के खिलाफ आवाज़ उठाया, और उस लड़की का नाम है, सॉरी अभी जिंदा है वो संभवतः, नरगिस मोहम्मदी। ये जेल में है काफ़ी समय से। तो इसके उत्पीड़न, इसके संघर्ष और सहनशीलता को देखते हुए इसको नोबेल पीस प्राइज देने का फैसला किया गया है मित्रों 2023 में। अब इकोनॉमी में देख लेते हैं 2023 में क्या है। इकोनॉमी वाला रॉयल स्वीडिश एकेडमी देती है। तो हार्वर्ड के विश्वविद्यालय के लेबर इकोनॉमी के जो प्रोफेसर हैं और इकोनॉमिक हिस्ट्री जो लिखते हैं, उनका नाम है क्लाउडिया गोल्डन। और इनको दिया इसलिए गया है मित्रों, इन्होंने बताया कि जो महिलाएं हैं, किस तरीके से जो लेबर मार्केट है उनका पार्टिसिपेशन कम है। भारत में ही देख लो तो अभी जनवरी फरवरी का डेटा था कि बढ़ करके 32% हो गया है विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे, पार्टिसिपेशन रेट। और ये पीरियाडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे के आधार पर बताया गया है। यानी कि सिर्फ 32% महिलाओं की भागीदारी है भारत में श्रम मार्केट में, जबकि मर्दों की भागीदारी है 77%। तो आप बताओ मित्रों कितना बड़ा गैप है। और वेज गैप तो और अलग से होता है। और फिर ये जो 32% पार्टिसिपेशन है ना, ये कोई पार्टिसिपेशन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ के लेवल पे, मैनेजमेंट में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नहीं है। जनरली ये जॉब पिंक कलर की जॉब है, पिंक कलराइजेशन ऑफ जॉब है। हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट, नर्सेस, इस तरीके की चीज़ें, केयर इकोनॉमी में। तो क्वालिटी ऑफ जॉब भी कोई खास नहीं है। महिलाएं स्टेम एजुकेशन में पुरुषों के बराबर लगभग 49% के आसपास एनरोलमेंट रेशियो हासिल कर चुकी हैं। टोटल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो लगभग मर्दों के बराबर है, उनसे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया 1-2%। लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और उनकी जो जॉब की क्वालिटी है, जो एम्प्लॉयबिलिटी, वो भी बहुत चिंता का विषय बनी हुई है। तो ये सब ध्यान देने की बात है। तो इन्होंने शोध किया कि अगर किसी को एक बेबी हो गया, बच्चा हो गया, तो उसकी एम्प्लॉयबिलिटी, उसकी नौकरी बहुत सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। ठीक है, तो इन सब पे जब रिसर्च किया उन्होंने, तो एक उन्होंने टर्म यूज किया, यू शेप की महिलाओं की भागीदारी हो रही है। पहले ठीक ठाक थी, जब थोड़ा सा मर्दवाद नहीं था, पैट्रियार्की नहीं थी, वो धीरे धीरे बहुत कम हो गई और स्टेटिक हो गई। अब वो धीरे धीरे बढ़ रही है। इस तरीके से उन्होंने बताया कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की स्थिति है। ठीक है मित्रों, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, आप देख लेना। मेंस में आप इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत इनोवेटिव वैल्यूएडिशन होगा जो जनरली लोग कराते नहीं हैं। तो लिख देना कि भाई ये जो नोबेल लॉरेट हैं, उन्होंने रिसर्च किया और बताया, जैसे अभिजीत बनर्जी ने, एस्टर डफलो ने नज इकोनॉमिक्स की थ्योरी दी थी जब मिला था उनको नोबेल, तो बड़ा यूज किया था लोगों ने। तो बताया है कि भाई किस तरीके से रोजगार में, एम्प्लॉयमेंट में जेंडर डिस्पैरिटी है, और जैसे ही महिलाएं शादी करती हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां आती हैं, वैसे ही उनकी एम्प्लॉयबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। ठीक है ना मित्रों, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। यू शेप्ड रिकवरी बताया उन्होंने। ठीक है, इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है लेबर इकोनॉमी। तो अगला जो टाइप है ना मित्रों, वो मैं देख रहा था, जो आजकल तो 32 अवार्ड हो गए हैं फिल्मी दुनिया में, बॉम्बे में। वो अवार्ड पे तो सवाल जनरली नहीं पूछता है, सब बिके हुए होते हैं और नाचने गाने वाले बकवास लोग। लेकिन नेशनल फिल्म अवार्ड जो राष्ट्र का अपना है, गवर्नमेंट का है, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग वगैरह के थ्रू होता है, वो बहुत अच्छा है, प्रेसिडेंट अवार्ड देते हैं। और ऑस्कर अवार्ड जो है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उस पर किस तरीके के प्रश्न है वो दिखा देता हूँ, आराम से वीडियो देख लेना। और फिर उस पर जो संभावित प्रश्न है वो मैं करवा दे रहा हूँ, उससे बाहर नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो पहले पूछा कि भाई 59th जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, कोई ये नाचने गाने वाला नहीं, राष्ट्र का जो है, वो कौन सी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे डिक्लेयर किया गया। 21 में, ये इसके पहले 23 था शायद,
21 में इसे पूछा गया कि 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर जीतने वाली फिल्म नोमैन लैंड का डायरेक्शन किसने किया था। फिर 14 में पूछा दादा साहब फाल्के की विजेता गुलजार का नाम क्या है। 13 में फिर ऐसा ही कुछ, और फिर एकेडमी अवार्ड के बारे में, ऑस्कर के बारे में, और वही सवाल। तो इस साल क्या आ सकता है मित्रों, वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की। देखो अब क्या किया कि 16 अगस्त 2024 को डिक्लेयर किया गया 2022 ईयर के लिए 70th नेशनल फिल्म अवार्ड है। देता कौन है, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है, आट्टम को दिया गया है, शायद तमिल फिल्म है। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म अयना को दिया गया है। और जो मोस्ट अवार्ड है वो गया है पोनियम सेल्वन को। और ये जो आट्टम है, इसके अलावा एक शॉर्ट फिल्म है जिसको शायद गुलमोहर कहते हैं, तो वो भी काफ़ी, उसने भी काफ़ी नाम जीता है। इसके अलावा दादा साहब फाल्के अवार्ड भी डिक्लेयर किया गया है। लास्ट टाइम जो डिक्लेयर किया गया था वो 2021 के लिए डिक्लेयर किया गया था, और वो है वहीदा रहमान। जो पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो दिया गया था 1969 यानी 1969 में, और अभी जो दिया गया है वो दिया गया है वहीदा रहमान जी को। तो फर्स्ट विनर थी देविका रानी और अभी लेटेस्ट विनर है वहीदा रहमान। ठीक है मित्रों, कुछ 10 लाख रुपए इसमें दिया जाता है। क्या पता, जैसे उसने पूछा था कि भाई दूसरी महिला है तो पहली महिला कौन थी, तो पूछ सकते हैं कि भाई वहीदा रहमान जी को तो दिया गया है, उसके पहले किसको दिया गया था, तो आशा पारेख को, उसके पहले रजनीकांत को। ठीक है। और जो भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले हैं, मलयालम भाषा की फिल्म, सॉरी तमिल नहीं है मित्रों, ये मलयालम है, माफ करना, आट्टम को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार मिला है। ऋषभ शेट्टी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का, और नित्या मेनन और मानसी पारेख ने ज्वाइंटली सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। गुलमोहर को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के अलावा विशेष उल्लेख भी मिला है, ये आप ध्यान रखना, इस पे आ सकता है। अब टाइप 3 जो है वो हाईएस्ट खेल अवार्ड पे सवाल आता है, जो कि वही पूछा है यूपीपीसीएस ने आरओ में और पीसीएस में, तो उसी पर सवाल बनेगा ना मित्रों, कि भाई जो पहले पूछा पैरा एथलीट जो दीपा मलिक हैं, 2019 का राजीव गांधी, पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, अभी इसको फिर से रीनेम कर दिया, जो पहले ही था मेजर ध्यानचंद के नाम पे। तो किस खेल से संबंधित है दीपा मलिक। और फिर यस अवार्ड के बारे में पूछा, फिर से 2012 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो पहले था उसके बारे में। इस साल क्या पूछ सकता है मित्रों, कि चूंकि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, तो अब पूछेगा कि भाई इस साल किसे मिला है। 2023 के लिए 2 लोगों को मिला है, और दोनों बैडमिंटन से रिलेटेड, उनका खेल भी आपको पता होना चाहिए। वो उस समय कुछ तो भी कोलमपुर में गेम चल रहा था तो आ नहीं पाए थे, इसकी वजह से उनको यहाँ दिया गया था। चिराग शेट्टी हैं और सात्विक साईराज, ये 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको बैडमिंटन ही खेलते हैं, इनको 2023 का दिया गया। 2022 में एक ही को दिया गया था, शरद कमल नाम था, और टेबल टेनिस खेलते थे। ठीक। और तीसरी जो कैटेगरी है मित्रों वो है लिटरेचर। ठीक, लिटरेचर पे काफी सवाल आता है, जैसे 2023 में पूछा कि साहित्य अकेडमी अवार्ड ऑल द लाइव्स बी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है। तो ऐसे सवाल बन सकते हैं, और पीछे पूछे गए और भी पूछे गए। यहाँ पे देखो, ये देखिए यहाँ भी साहित्य अकेडमी अवार्ड भी पूछा है, तो साहित्य अकेडमी अवार्ड बार बार पूछ रहा है, तो मैंने कहा चलो इस साल का मैं पढ़ा ही देता हूँ आपको। तो मित्रों, जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है अंग्रेजी में किसको मिला है, वो मिला है इस बार के लिए नीलम गौर जी को। इसके पहले 22 में ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड अनुराधा राय को मिला था, जिस पर सवाल आ चुका है। रिक्किम इन रागा जानकी, ये इनकी रचना है जिस पर 2023 में इनको अवार्ड मिला है। पहली बार 1960 में मिला था, और 1 लाख रुपए इसमें मिलते हैं। साहित्य अकेडमी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये पैसा और अवार्ड देती है। ठीक, तो ये है नीलम गौर जी, जिन्होंने रेकिम इन रागा जानकी लिखा है। नीलम गौर के बारे में सवाल बनने की संभावना इसलिए भी ठीक ठाक है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, और अंग्रेजी हिंदी दोनों में लिखती रहती हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इनका अल्मा मैटर है। अब उसके बाद मित्रों, साहित्य अकेडमी पे फिर से देखो सवाल पूछा था रघुवीर चौधरी के बारे में। तो हिंदी भाषा में साहित्य अकेडमी किसको मिला,
तो 1 लाख इसमें भी है, पहला 1955 में दिया गया था। तो पहले जो विजेता थे वो माखनलाल चतुर्वेदी जी थे, आपको पता है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, इन्होंने ही लिखा है। और जो अभी मिला है वो मिला है संजीव जी को, मुझे पहचानो इनकी एक नॉवेल है। अब सवाल ये भी पूछ लेगा ये सिर्फ उपन्यास के लिए दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है, पोएट्री नॉवेल किसी भी लिए दिया जा सकता है, प्रोज पोएट्री के लिए। इससे पहले 22 में जो मिला था वो बद्री नारायण को मिला था, तुमड़ी के शब्द। अब इनकी फोटो देख लीजिए। संजीव को साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा में मिला है, मुझे पहचानों के लिए। लेखक परिचय यह है कि ये सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में जन्म लिए थे, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब देखो, ज्ञानपीठ पे सवाल आया था, ज्ञानपीठ पे, तो इसलिए ज्ञानपीठ भी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो मैंने ज्ञानपीठ भी कवर कर लिया। अब ज्ञानपीठ, अब कुछ 8 भाषा जो है, सॉरी 8वां शेड्यूल जो है उसमें जो 22 भाषाएं हैं और प्लस अंग्रेजी, इसके लिए दिया जाता है मित्रों। 1965 में पहली बार दिया गया था, लास्ट टाइम 2023 में, और 2023 में 2 लोगों को दिया गया है, गुलजार को और राम भद्राचार्य को। गुलजार के बारे में सवाल पूछ चुका है यूपी से, गुलजार का एक्चुअल नाम क्या है, ठीक है, जब उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। तो राम भद्राचार्य के बारे में सुना होगा, मेरी माँ अक्सर आस्था पे उनको देखती रहती हैं, तो मुझे लगा ये किताब उताब भी लिखते हैं क्या। मैंने विकिपीडिया पे गया, पढ़ा, तो भगवान इतना कुछ लिख पढ़ दिया है, शायद वो बोलते होंगे, लोग लिखते होंगे, बहुत लिटरेरी व्यक्ति हैं। तो 2023 में राम भद्राचार्य को मिला है संस्कृत में, गुलजार जी को उर्दू के लिए मिला है। देखिए मित्रों, ये हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य, अपने उत्तर प्रदेश के हैं। इनका ओरिजिनल नेम क्या है वो भी ध्यान रखना, ताकि क्या पता पूछ ही ले। गिरिधर मिश्रा नाम है उनका, 74 साल उम्र है, और ये सब उनकी रचनाएं हैं, पढ़ लेना, आप पूछेगा नहीं, लेकिन कितना कुछ लिखा है इन्होंने। गुलजार जो अपने संपूर्ण, क्या नाम इनका, संपूर्ण सिंह कालरा जी हैं, इनका ओरिजिनल जो नाम है सवाल पूछ चुका, 90 साल हो गए। ओ, और इनको भी मिला है कंबाइंड रूप से। मेघना गुलजार भी डायरेक्शन वगैरह कर रही हैं फिल्मों में। तो मित्रों, साहित्य अकेडमी अवार्ड भी इनको 2002 में मिल चुका है, पद्म भूषण मिल ही चुका है, ज्ञानपीठ भी मिल ही गया इनको, दादा साहब फाल्के बताए हैं मिल चुका था, जब सवाल आया था इन पे, तो पूछ सकता है। और इफ ये मेडिसिन का, मेडिकल साइंस का नॉवेल है, 2 लोगों को मिला है, रह गया था शायद, नीचे आ गया है, mRNA वैक्सीन के लिए। और mRNA वैक्सीन के बारे में नाम देख लो मित्रों जरा, इनका क्या नाम है, इनका कटलिन करिको और ड्रू वाइजमैन को मिला है इस बार फिजियोलॉजी या मेडिसिन में, और इनको मिला है mRNA वैक्सीन के लिए। थोड़ा सा देख लो शॉर्ट में। mRNA वैक्सीन की खासियत यही है मित्रों कि जैसे बॉडी में ये शरीर है हमारा, वैक्सीन क्या करता है, कोई जिंदा वायरस पकड़ लिया, थोड़ा अधमरा कर दिया, कमज़ोर कर दिया, या कोई स्पाइक प्रोटीन लगा दिया, शरीर में इंजेक्ट किया, शरीर को पता चल जाता है बाहर से कोई फॉरेन चीज़ आ रही है, तुरंत तो सावधान हो जाता है और उसके खिलाफ इम्यून सिस्टम तैयार करना शुरू कर देता है। लाइव एटेनेटेड वैक्सीन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप पोलियो वाला वैक्सीन देखो, हालांकि अभी वो जिंदा वायरस डालने की बात बैन कर दी गई शायद। तो वो ये क्या करते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र तुरंत बना लेते हैं, और इसके लिए थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है इम्यून सिस्टम डेवलप करने में। लेकिन mRNA जो वैक्सीन है उसकी खास बात है, उसको आपने जैसे ही इंसर्ट किया, स्पाइक प्रोटीन वगैरह गया, वो इमीडिएटली इम्यून सिस्टम तैयार होना शुरू हो जाता है, टाइम कम लगता है मित्रों, ठीक है ना, बॉडी को इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी डेवलप करने में। इसकी वजह से इसको प्रेफर कर रहे हैं। कोरोना के समय में फाइजर वगैरह की जो कंपनियां थी, उन्होंने mRNA वैक्सीन डेवलप किया था, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो इतना मेरी तरफ से था, कई घंटे लग गए इसको रिसर्च करने में, देखने में, ताकि आपको सीधी टू द पॉइंट बात कर सकूं। और 2 मिनट की बात 2 घंटे में तो बताता नहीं हूँ, 10 बातें 10 मिनट में हो जाएं, उतना ही काफ़ी होता है। अवार्ड से ये बहुत हाई यील्डिंग टॉपिक है, इस पे सवाल बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है, देख लीजिएगा। हम कंपाइलेशन दे रहे हैं और रिसर्च वीडियोस तो दे ही रहे हैं, लाइव लेक्चर्स भी होंगे। इसके अलावा जीएस और लॉजिकल गेसिंग अगर आपने नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाके देखिए, 15-20 मार्क्स आराम से उसी से बढ़ जाएंगे। बजट और इकोनॉमी की मैंने शोध श्रृंखला और सब लेक्चर सीरीज चलाए, वो देखिए। पीवाईक्यू के सहारे जीएस की श्रृंखला चलाया, ये सब वेबसाइट पे अवेलेबल है मित्रों। अस्तित्व नाम का एक प्रयास चल रहा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं।